हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जेपी गुप्ता समृद्धि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बीएड फर्स्ट ईयर शैक्षिक तकनीक एवं आईसीटी का थर्ड पेपर जिसमें सेकेंड यूनिट चल रहा था। सेकेंड यूनिट के अंतर्गत पिछले वीडियोस में हमने शिक्षण के अर्थ परिभाषाओं की बात हो गई थी, उसकी विशेषताओं की बात हो गई थी, स्तर की बात हो गई थी। और अभी जो पिछला वीडियो कल हमने बनाया था उसमें हमने शिक्षण के सामान्य सिद्धांत की बात की थी कि क्या क्या जनरल प्रिंसिपल होंगे शिक्षण के, जिसको फॉलो करके एक शिक्षण को बहुत अच्छे से किया जा सकता है, उसको और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। या शिक्षण जब हम करने जा रहे हैं, टीचिंग करने जा रहे हैं, तो किन किन नियमों का, किन किन प्रिंसिपल्स का हमें ध्यान में रखना होता है। और उसके बाद अब बात करते हैं कि शिक्षण की अवस्थाएं एवं क्रियाएं, ऑपरेशंस कह लीजिए या फेजेस कह लीजिए। तो शिक्षण की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं या स्टेजेस हैं, वो हम देखते हैं कि कौन कौन सी स्टेजेस हैं, जिसके मतलब जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं उसमें कितने स्टेज आते हैं, वो स्टेज की हम बात करेंगे। और ये स्टेज अगर हम आपको उस तरह से बताएंगे कि आपने अगर क्लास किया होगा, थोड़ा सा टीचिंग की होगी, तो इसको समझने में आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, बहुत इजी है। बस आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। इसमें जैक्सन महोदय जो हैं, उन्होंने 1966 में शिक्षण प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा है। जैक्सन के अनुसार हम वर्गीकरण देख रहे हैं शिक्षण की अवस्थाओं का। एक है पूर्व क्रिया अवस्था, जिसको कहते हैं प्री एक्टिव स्टेज। दूसरा है अंतः क्रिया अवस्था, जिसको कहते हैं इंटर एक्टिव स्टेज। और तीसरा है उत्तर क्रिया अवस्था, जिसको कहते हैं पोस्ट एक्टिव स्टेज। ये 3 स्टेजों में बांटा गया है। इन 3 स्टेजों को हम समझते हैं डिटेल में क्या क्या है कि पूर्व क्रिया अवस्था, अंतः क्रिया अवस्था और उत्तर क्रिया अवस्था। ये 3 स्टेज को हम अलग अलग एक एक करके बढ़िया से समझते हैं। देखते हैं आगे तीनों अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। पूर्व क्रिया अवस्था। पूर्व क्रिया अवस्था देखिए, इसको 5 भागों में बांटा गया है। शिक्षण की तीनों अवस्थाएं साफ के आपके सामने हैं, जिसमें पहला है उद्देश्यों का निर्माण एवं निर्धारण। टीचिंग आप लोगों ने की होगी, आप लोगों की टीचिंग लगी होगी। उस टीचिंग के अंतर्गत आप लोगों ने ये देखा होगा कि सबसे पहले जब आप लेसन प्लान तैयार करते हैं, क्या तैयार करते हैं, जो पढ़ाना है उसको आप पहले से ही क्या करते हैं, रेडी करके रखते हैं। तो वो जो रेडी करने वाला जो तरीका है, जो आप लेसन प्लान पहले से बना के लेके जाते हैं, वो सारी क्रियाएं जो आप क्लासरूम में जाने से पहले तक तैयारी करके जाते हैं, वो सभी क्रियाएं पूर्व अवस्था के अंतर्गत आते हैं शिक्षण की। मतलब आप क्लास में इंटर करने जा रहे हैं, उससे पहले आपने पढ़ाने से संबंधित क्या क्या तैयारी की है, वो सभी पूर्व अवस्था के अंतर्गत आती है। उसमें है सबसे पहले क्या करते हैं, उद्देश्यों का निर्माण एवं निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं, उद्देश्यों का निर्माण एवं निर्धारण करते हैं। जो भी चीज आपको पढ़ाना होता है या शिक्षक को जो पढ़ाना होता है, आप भी जब टीचिंग करने गए होंगे तो सबसे पहले लेसन प्लान बनाने में सबसे पहले आप उद्देश्यों को लिखे होंगे कि ये उद्देश्य है मेरा, आज जो मुझे पढ़ाना है उसका उद्देश्य क्या होगा। तो सबसे पहले उद्देश्यों का निर्माण करना है, उसका निर्धारण करना है, क्या उद्देश्य लेके आप आज क्लास में जाएंगे, जिसको कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं जो पढ़ाना। फिर पाठ वस्तु का चुनाव करेंगे। भाई जो पढ़ाना है, जैसे आपने जो भी प्रकरण चूज किया उसका आप निर्धारण किए, उद्देश्य निर्धारण किए। फिर क्या पाठ वस्तु का चुनाव, जो पढ़ाना है उसके अंतर्गत मैटर का चुनाव करते हैं, क्या क्या पढ़ाएंगे आप। हमने टीचिंग में भी बताया था कि एक लेसन को हम कई लेसन प्लान में बांट सकते हैं, एक पाठ को पूरा छोटे छोटे भागों में। उसको भी जब लेसन प्लान बनाते हैं तो छोटे छोटे खंडों में बांट के पढ़ाते हैं। तो वही चीज़ है, पाठ वस्तु का चुनाव करना है, क्या पढ़ाना है हमें, क्या चीज़ देना है ऐसा कि जो हमारा जो उद्देश्य हमने निर्धारित किया है उस उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, उस उद्देश्यों का मैक्सिमम प्राप्ति हो सके। कौन सी विषय वस्तु हम लेके जाएं कि बच्चों को जो हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य के अकॉर्डिंग समझ में आ सके। तो पाठ वस्तु का चुनाव करते हैं।
पाठ वस्तु का चुनाव करने के बाद शिक्षण शैली का चुनाव करते हैं, किस शैली से पढ़ाएंगे, वो कौन कौन सी शैली, कौन कौन सी विधियां होंगी। व्याख्यान विधि से पढ़ाएंगे, प्रश्नोत्तर विधि से पढ़ाएंगे, किस विधि से पढ़ाएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ाएंगे, खेल मेथड से पढ़ाएंगे, किस मेथड से हम पढ़ाएंगे वो हमें देखना है। या जो हमारा टॉपिक है, जो पढ़ाने जा रहे हैं, जो हमारा विषय वस्तु है, वो कौन से मेथड से पढ़ाएंगे कि अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हमें ध्यान रखना, ये करते हैं हम शिक्षण शैली का चयन करते हैं जिससे बच्चों को मैक्सिमम अधिगम प्राप्त हो सके। फिर शिक्षण व्यूह रचना, पढ़ाया कैसे जाएगा इसकी स्ट्रेटजी बनाते हैं। हमने कहा व्यूह रचना का मतलब स्ट्रेटजी का निर्माण करना, इसमें शिक्षण विधियां सारी चीजें, स्ट्रेटजी की जब बात करा जाता है तो शिक्षण से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हमें करनी है वो पूरी क्रियाओं का हम निर्माण कर लेते हैं कि क्या क्या क्रिया हमें इसके अंतर्गत करनी है, किस प्रकार से उसको पढ़ाना है, किस प्रकार से बच्चों से का साथ पेश आना है, कौन सी विधि, कौन सी प्रविधि, सब कुछ पहले से कहते हैं ना, एक रणनीति, जैसे कहते हैं कोई चीज करने जाओ तो पहले से रणनीति तैयार कर लो, तो वैसे ही शिक्षक जब पढ़ाने जाता है तो उससे पहले एक रणनीति तैयार करना, तो वही रणनीति तैयार करना ही क्या कहलाता है, शिक्षण व्यूह रचना कहलाती है। जब आप रणनीति तैयार करते हैं और उन रणनीतियों को किसके द्वारा फॉलो कराया जाता है, ये शिक्षण युक्तियों के द्वारा, शिक्षण युक्तियां और शिक्षण शैलियों के द्वारा। फिर उन रणनीति के बाद हम शिक्षण युक्तियां कौन कौन, टैक्टिक्स कौन कौन से, इसको उदाहरण द्वारा समझाएंगे, किस चीज के द्वारा समझाएंगे, अभ्यास द्वारा समझाएंगे, कौन सी टैक्टिक्स लगाएंगे इसको लिए। तो वो विभिन्न प्रकार के टैक्टिक्स हैं, उन टैक्टिक्सों को गृहकार द्वारा इसको करवाएंगे, अभ्यास द्वारा करवाएंगे, उदाहरण द्वारा, कौन सी टैक्टिक्स हम यूज करेंगे वो चीज हमें जाननी बहुत जरूरी है। टैक्टिक्स में प्रश्नोत्तर टैक्टिक्स भी आते हैं, तो वो कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन सी युक्तियां हैं जिसका हम प्रयोग करके क्या करेंगे, शिक्षण युक्तियों का चयन करेंगे। तो ये चीज हम पहले करते हैं, जब आप लेसन प्लान बनाते हो तो ये सारी चीजें आप फॉलो अप करते हो, ये जितनी भी चीजें हैं सबको आप निर्धारित करते हो, उद्देश्यों का निर्माण करते हो, टॉपिक चुने, उद्देश्यों का निर्माण करें, फिर विषय वस्तु क्या क्या पढ़ाना है वो देखते हो, कौन सी शिक्षण विधि है, कैसे पढ़ाना है, वो सारी चीज, कौन कौन सी युक्तियां, तो ये सारी चीजें हम पहले से ही क्या कर देते हैं, निर्धारित करके रखते हैं। बिना ये सारी चीजें क्या, जब हम जो लेसन प्लान बनाने वाला कार्य है वो यही है पूर्व अवस्था, लेसन प्लान बन जाता है, सब कुछ फिट हो जाता है, उसके बाद आप जब हमने तैयार हो गए पढ़ाने के लिए, हमें कहते हैं ना एक योजना पहले से बन गई, तो पूर्व अवस्था कंप्लीट हो गई यहीं पे। अब आता है अंतः क्रियावस्था, मेन, यहां पर हम क्लास में इंटर होते हैं, सॉरी यहाँ पे हम क्या है, क्लास में जब इंटर होते हैं तो ये अवस्था हमारे अंदर सामने आती है, ये सेकंड वाली अंतः क्रिया अवस्था। जैसे हम क्लास में इंटर हुए, कक्षा आकार की अनुभूति करते हैं, कितने छात्र हैं, सबसे पहले हमारा नजर क्या जाती है, क्लास में एंट्री करते, क्लास में प्रवेश करते हमारी नजर सबसे पहले छात्रों पर जाती है। कक्षा आकार की अनुभूति, कितने छात्र हैं, कितने छात्र बैठे हैं, कौन से छात्र, हम चूंकि पढ़ा रहे होते हैं तो हमें पता होता है कौन से छात्र अच्छे हैं, अच्छे छात्र कहाँ बैठे हैं, कमजोर छात्र कहाँ बैठे हैं, ठीक है, कक्षा का स्ट्रेंथ कितना है, ज्यादा है, कम है, ये सारी चीजें हम पूरा कक्षा का पूरी भौतिक नियोजन कर लेते हैं। ये चीज देखना भी इसलिए जरूरी है कि शिक्षक इसको देखकर यह प्रयास करता है कि कि कितना, कैसे हम अपने शिक्षण कार्य को डिस्ट्रीब्यूट करें कि हर एक बच्चे को अच्छे से पता लग सके। और साथ साथ एक चीज ये भी है, कक्षा आकार की अनुभूति के साथ साथ इसमें आप लोग को ये भी बताया गया होगा कि क्लास में जाए तो आप शिक्षक को वेल मेंटेन होना चाहिए, उसकी वेशभूषा, उसका बोलचाल, उसके हाव भाव सब एक आदर्श रूप में होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। शिक्षक को ऐसे नहीं कुछ भी पहन के चला गया, नहीं, एक स्टैंडर्ड पहन के जाना चाहिए। पर्सनालिटी का प्रभाव बालकों पर पड़ना चाहिए, बालक का
आपकी तरफ देखकर आकर्षित हो सके। आपका व्यक्तित्व इस तरह से होना चाहिए, आपके वेशभूषा पहनावा ओढ़ावा इस तरह से होना चाहिए, अट्रैक्टिव हो सके। ऐसा ना हो कि आपको देखना ना चाह रहे हो, ऐसे पहना ओढ़ा हो के ऐसी बोली भाषा हो जो बच्चों को अपनी तरफ आप आकर्षित कर सके। तो उसमें ये है, कक्षा की आकार की अनुभूति करेंगे, आप अच्छे से वेशभूषा के साथ जाएंगे। फिर आता है छात्रों का निदान। क्या करते हैं छात्रों से आप पूर्व ज्ञान के द्वारा और चीज के द्वारा सबसे पहले जाते हैं, तो उसके बाद आप पूर्व ज्ञान के प्रश्न ही पूछते हैं। तो पूर्व ज्ञान के प्रश्न पूछते हैं, पूरे क्लास का अवलोकन करते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते हैं। उसके बाद निदान का मतलब होता है डायग्नोसिस करना, कारणों को जानना, अर्थात सूचनाओं को एकत्रित करना। निदान का मतलब है समस्या का समाधान करना नहीं, वो उपचार होता है। निदान आप देखे होंगे कि डायग्नोसिस सेंटर लिखा होता है। निदान का मतलब, निदानात्मक का मतलब होता है डायग्नोसिस। तो निदान का मतलब है किसी चीज के कारणों को जानना, अर्थात सूचनाओं को प्राप्त करना। तो हम क्लास में जब हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो इसके 3 पार्ट हैं। अगर कहा जाए छात्रों का निदान को, प्रत्यक्षीकरण, निदान और अनुक्रिया। प्रत्यक्षीकरण मतलब पूरे क्लास को देखते हैं, पूर्व ज्ञान के प्रश्न को विस्तारित करते हैं और बच्चों के स्टैंडर्ड्स को भी जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस विषय से संबंधित बच्चों का स्टैंडर्ड कहाँ तक है, उनके संबंधित सूचनाएं कितना प्राप्त है, उससे संबंधित हम सूचनाएं हमारे पास आ जाती है। फिर उन सूचनाओं के आधार पर हम क्रिया करना चालू कर देते हैं। क्या करना चालू करते हैं? अनुक्रिया करना मतलब पढ़ाना फिर शुरू करते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद हम उसको पढ़ाना, तो वही कह रहा है नेक्स्ट है कि क्रिया या निष्पत्ति कार्य। फिर हम निष्पत्ति कार्य करना चालू करते थे, उद्दीपनों का प्रस्तुतिकरण करते हैं। मतलब उद्दीपन हमारा जो है बढ़िया उद्दीपन वो जिसको देखकर क्रिया करते हैं उसी को उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन आप भी हो सकते हैं, उद्दीपन आपका शिक्षण सहायक सामग्री भी हो सकता है। जिस चीज को देखकर बच्चे अनुक्रिया करें, जिसकी तरफ आकर्षित हूं, वो क्या है? उद्दीपन है। तो उद्दीपक का चयन करते हैं, प्रभावशाली उद्दीपन। आप पढ़ाने, आप हाव भाव के द्वारा, अपने फेस एक्सप्रेशन द्वारा, बॉडी एक्सप्रेशन द्वारा बच्चों को आप पढ़ाते हैं। तो वही करा, उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण करते हैं। उसके बाद उनसे पुनर्बलन करते हैं, पृष्ठपोषण पूछते, थोड़ा सा बीच बीच में जानने की कोशिश करते हैं। आप उनको बताया, बहुत प्रश्न बीच बीच में लेते रहते हैं, तो बहुत प्रश्न द्वारा उसका करते हैं, पूछते हैं, फिर उनको पुनर्बलन भी देते हैं। पुनर्बलन आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था। पुनर्बलन वह तत्व है जो वांछित कार्य करने की दर को बढ़ा देता है। क्या है? वह तत्व है, वह उद्दीपक है जो वांछित कार्य करने की दर को बढ़ा देता है। पुनर्बलक जैसे हो गया प्रशंसा करना, हो गया पुरस्कार देना, हो गया शाबाशी देना, हो गया पीठ थपथपाना, हो गया। ये 2 प्रकार के होते हैं। हमने सब पॉजिटिव पुनर्बलन बताया, जैसे निंदा करना हो गया, ठीक है, क्लास से बाहर निकाल देना हो गया। ये निगेटिव पुनर्बलन, 2 प्रकार के मेन पुनर्बलन, धनात्मक और ऋणात्मक। तो वही कह रहा है, पुनर्बलन देकर हम वांछित कार्य करने की दर को बढ़ा सकते हैं। तो वही चीज है कि पुनर्बलन। फिर शिक्षण युक्तियों का विस्तार, जो हमने शिक्षण युक्तियां हैं जो हमने प्राप्त की है वो पूरे क्लास में विस्तारित करते हैं। ये पूरे इसके द्वारा हम शिक्षण कार्य करते हैं। यहाँ के द्वारा, इस क्रिया के द्वारा शिक्षण कार्य क्रिया करने के बाद, अब जब आपने पढ़ा लिया तो पढ़ाने के बाद लास्ट कार्य क्या होता है? मूल्यांकन, कि जो पढ़ाया है वो कितना समझ में आया। तो लास्ट क्रिया क्या हुई? उत्तर क्रियावस्था, पढ़ाने के बाद की क्रिया। शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन के वास्तविक रूप में परिभाषित करना। पहला कार्य क्या है कि शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन के वास्तविक रूप में परिभाषित करना। जब हम शिक्षण कार्य देने जाते हैं तो उसके लिए हमने ये पहले से ही निर्धारित करके रखते हैं, जिसे कहते हैं क्राइटेरिया बिहेवियर को, मानदंड व्यवहार, कि बच्चों में जब हम पढ़ाएंगे, जब हम शिक्षण कार्य करेंगे तो ये इतना परिवर्तन आना चाहिए, बच्चों में ये परिवर्तन आना चाहिए। और वो परिवर्तन, और जो परिवर्तन आया है उससे क्या करते हैं हम? तुलना करते हैं।
तो वही चीज है कि हम वास्तविक परिभाषा उसकी निर्धारित करते हैं कि हमारे अनुसार इतना परिवर्तन आना चाहिए, हमने ये क्राइटेरिया निर्धारित किया है कि ये परिवर्तन बच्चों में आएगा। ठीक, अब उस परिवर्तन आया कितना है उसके लिए क्या करते हैं, मूल्यांकन की उपयुक्त परिविधियों का चयन करते हैं कि जो हम मूल्यांकन करने जा रहे हैं, कि जो हम चाह रहे हैं कि हमारे अंदर ये व्यवहार परिवर्तन आए बालकों में, वो व्यवहार परिवर्तन को जांचने के लिए मूल्यांकन प्रविधि होती है। उन कौन सी प्रविधि इस टॉपिक को मूल्यांकन के लिए उपयुक्त होगी वो हम इसके अंतर्गत चयन करते हैं। मूल्यांकन प्रविधियों का चयन करने के बाद फिर उनका मूल्यांकन करते हैं और प्राप्त परिणामों के आधार नीतियों में परिवर्तन लाते हैं। जब प्राप्त परिणाम आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमने जो क्राइटेरिया बिहेवियर निश्चित किया था कि ये व्यवहार परिवर्तन होगा, उसमें वो परिवर्तन हुए या नहीं हुए। अगर हो गए तो ठीक है, अगर नहीं हुए तो क्या कमी रहेगी। फिर हम अपनी नीतियों में, अपने चीजों में परिवर्तन लाते हैं कि अगर जितना हमने चाहा उतना हुआ, नहीं हुआ तो हमें इसमें सुधार की जरूरत है, हो गया तो तागुश द बेस्ट है। तो ये चीज है कि पहले क्या है कि हम अपना जो पढ़ाया उसके लिए एक निश्चित व्यवहार परिवर्तन को परिभाषित करते हैं कि ये व्यवहार परिवर्तन होना चाहिए। फिर उसको जांचने के लिए एक निश्चित विधियों का चयन करते हैं कि कौन कौन सी मूल्यांकन विधि द्वारा हम इसको जांचेंगे, और जब जांचने के बाद जब परिणाम आते हैं तो उन परिणामों को क्या है देखते हैं हम। जो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट हमने क्राइटेरिया व्यवहार बनाया था उसके अकॉर्डिंग अगर परिणाम आए हैं तो ठीक है, नहीं आए हैं तो उसमें क्या सुधार करने की जरूरत है। तो ये तीन अवस्थाएं चलती हैं शिक्षण की। पूर्व अवस्था जब हम क्या करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं। अंतःक्रिया अवस्था अंतःक्रिया अवस्था पूर्व अवस्था, अंतःक्रिया अवस्था, तीन है। अंतःक्रिया अवस्था, पूर्व अवस्था जब हम लेसन प्लान बनाए, अंतःक्रिया अवस्था जब हम क्लास में पढ़ाएं और पढ़ाने के बाद जो मूल्यांकन कार्य करते हैं वो कहलाता है उत्तर क्रिया अवस्था। तो ये तीन अवस्थाएं होती हैं जब हम शिक्षण कार्य करते हैं। तो शिक्षण के स्टेजेस अगर आपको पूछता है तो ये तीन स्टेजेस आपको बताना पड़ेगा। अगर आपको 8 नंबर में पूछता तो इसको अगर आपने इतना ही बना के बता दिया है, इतना ही बना के थोड़ा सा समझा दिया तीनों के बारे में, ये छोटा छोटा सा लिखकर, वही काफी है। लेकिन अगर ये लॉन्ग में पूछता है तो आपको एक एक पॉइंट का छोटा छोटा फिर आपको पार्ट को बताना पड़ेगा। ये 4-5 पेज का आपको उत्तर उसमें देना पड़ेगा। तो ये शिक्षण की अवस्थाएं हो गई। अब नेक्स्ट इसमें हम थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे कि शिक्षण और शिक्षा में अंतर क्या है। हम कल के वीडियो में भी हमने कहा था कि हम थोड़ा सा समझेंगे। नॉर्मली हमें लगता है शिक्षा और शिक्षण एक ही चीज है, लेकिन कल भी जैसे हमने बताया था कि शिक्षा तो वह तत्व है जिसको देने के लिए हम शिक्षण का प्रयोग करते हैं। ठीक, शिक्षा को देने की जो प्रक्रिया है वो शिक्षण है। तो यहां पर कुछ अंतर दिए गए, 5 अंतर, इनको हम थोड़ा सा समझते हैं कि क्या क्या। पीछे आपका जो ये पार्ट रहा है, ये पार्ट आपको उम्मीद करते हैं हम कि आपको समझ में आ गया होगा, कि इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। नेक्स्ट पार्ट का शिक्षण और शिक्षा में अंतर देखते हैं। पहला है कि शिक्षण एक विधि है जिसके द्वारा शिक्षा को प्रभावशाली बनाया जाता है। शिक्षण एक विधि है जिसके द्वारा शिक्षा को क्या बनाया जाता है, प्रभावशाली बनाया जाता है। क्या करा जाता है, हमने कहा ना प्रक्रिया कह लीजिए या विधि कह लीजिए, तो वही कह रहा है एक विधि है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षण को क्या करते हैं हम, प्रभावशाली बनाते हैं। और शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास का एक साधन है। एक साधन है कि बालक का विकास कैसे करना है, जो कहते हैं ना एक साधन है। जैसे हमें कहीं पहुंचना है, हमें यहाँ से कहीं जाना है,
फैजाबाद जाना है, सुल्तानपुर जाना है, तो हम किससे जाएंगे? बाइक से जाएंगे, कार से जाएंगे, तो वो साधन है। लेकिन जो क्रिया करेंगे वो क्रिया क्या है? वो साधन है। वो सिर्फ पहुंचाएगी नहीं, साधन आके खड़ा हो गया तो साधन थोड़ी ना सीधे चले जाएगी। जब तक प्रोसेस नहीं करेंगे, चलाएंगे नहीं, वो जाएगी नहीं। तो इस साधनों के द्वारा हम क्या करते हैं? शिक्षण प्रक्रिया करते हैं, तभी बालक के व्यवहार में क्या आता है? परिवर्तन आता है। नेक्स्ट है शिक्षण। शिक्षा के अंतर्गत एक संकुचित प्रकरण है, इसीलिए हमने कहा शिक्षण क्या है? शिक्षा के अंतर्गत आता है, और शिक्षा का स्वरूप व्यापक है, इसीलिए इसका स्वरूप क्या है? संकुचित है। शिक्षा की प्रक्रिया शिक्षण है। शिक्षा देने का जो तरीका है वही क्या है? शिक्षण है। तो इसीलिए कहा गया है कि शिक्षा क्या है? व्यापक है, और शिक्षण क्या है? संकुचित है। शिक्षण का क्षेत्र सामान्यतः स्कूल तक सीमित रहता है। ठीक, हमने कल एक चीज ये भी बताई थी कि ये जो यहाँ पर ये देखिए शिक्षण क्या है? औपचारिक है। कल हमने बताया था शिक्षण क्या है? औपचारिक प्रक्रिया। औपचारिक प्रक्रिया है, तो औपचारिक प्रक्रिया के तहत क्या है? एक निश्चित स्थान, क्षेत्र और निश्चित तरीके में जो चीज दिया जाता है वही क्या कहलाता है? औपचारिक होता है। जिसको देने का स्थान फिक्स हो, तरीका फिक्स हो, सब कुछ फिक्स हो, वही क्या कहलाता है? वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? औपचारिक प्रक्रिया कहलाती है। इसीलिए कहा गया है इसमें स्कूल तक ही ये क्या है? सीमित है। और ये कैसे है? जीवन प्रयत्न चलती रहती है। शिक्षा क्या है? जीवन प्रयत्न चलती रहती है। हम चलते चलते भी सीखते रहते हैं, लेकिन जो औपचारिक रूप से दिया जाएगा शिक्षा, वो शिक्षण कहलाएगा। शिक्षा को औपचारिक रूप से देने की जो प्रक्रिया है वो शिक्षण है। लेकिन शिक्षा हम औपचारिक भी प्राप्त करते हैं, निरौपचारिक भी प्राप्त करते हैं, औपचारिक भी प्राप्त, अनौपचारिक भी प्राप्त करते हैं। तीनों प्रकार से प्राप्त होते हैं। औपचारिक भी, अनौपचारिक भी, निरौपचारिक भी, तीनों प्रकार से शिक्षा हम प्राप्त करते हैं। लेकिन शिक्षा के जो औपचारिक प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। ठीक है। शिक्षा के जो औपचारिक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षण करते हैं। निरौपचारिक और अनौपचारिक को हम नहीं कह सकते शिक्षण, क्योंकि शिक्षण के अंतर्गत छात्र और शिक्षक के बीच में अंतःक्रिया होना आवश्यक है। जब तक छात्र और शिक्षक के बीच में अंतःक्रिया नहीं होगी, शिक्षण नहीं होगा। और शिक्षण के औपचारिक व्यवस्था के अंतर्गत ही जब शिक्षा को औपचारिक रूप से दिया जाता है, तो उसी में ही छात्र और शिक्षक के बीच में अंतःक्रिया होती है। ना अनौपचारिक में होती है, ना निरौपचारिक में होती है कि छात्र और शिक्षक के बीच में अंतःक्रिया हो। तो इसीलिए शिक्षक की औपचारिक प्रक्रिया ही शिक्षण है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है शिक्षण का उद्देश्य शिक्षा के लक्ष्यों के अनुसार होता है। जो शिक्षा का लक्ष्य है वही शिक्षण का लक्ष्य हो जाता है। इसमें लिखा है शिक्षा का लक्ष्य सामाजिक, राजनैतिक, दार्शनिक पक्षों पर आधारित होता है। शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य आपको बताने की जरूरत नहीं, बहुत सारे जो सामाजिक पर आधारित है, राजनैतिक पर आधारित है, दार्शनिक पर आधारित है। ये औपचारिक प्रक्रिया शिक्षा हमने अभी बताया ना, सब प्रकार की औपचारिक, अनौपचारिक, इसमें दो ही ध्यान, निरौपचारिक भी होती। शिक्षण पाठ्यक्रम पर आधारित है, और इसमें लक्ष्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां तथा सभी पक्षों को ध्यान में दिया जाता है इसके अंतर्गत। तो आपको नॉर्मली समझ में आएगा शिक्षण और शिक्षा में क्या अंतर है। शिक्षण अगर साधन है तो शिक्षण उसकी प्रक्रिया है। ठीक है। और शिक्षा की औपचारिक रूप से जो दिया जाता है, उस देने की प्रक्रिया को ही हम शिक्षण कहते हैं, जो औपचारिक है। ध्यान रखिए, क्योंकि शिक्षण के अंदर कद छात्र और शिक्षक के बीच अंतःक्रिया होना आवश्यक है। अंतःक्रिया मतलब इंस्ट्रक्शन, जिसमें छात्र और शिक्षक साथ सामने सामने बैठे हों, दूसरों में संवाद हो, उसी को कहते हैं अंतःक्रिया। वो होना आवश्यक है। जब तक वो नहीं होगा तब तक वो शिक्षण नहीं कहलाती। तो ये आज था शिक्षा की अवस्थाएं तथा शिक्षण और शिक्षा में अंतर। तो आगे हम और भी देखेंगे, शिक्षण, अधिगम और अनुदेशन में अंतर भी देखेंगे
कि क्या है, शिक्षण में क्या अंतर है, अधिगम में क्या अंतर है, अनुदेशन में क्या अंतर है। ये बड़े कन्फ्यूजिंग चीज़ें हैं जो जल्दी ये हमारे दिमाग से क्लियर नहीं होती। लेकिन शिक्षा और शिक्षण जहाँ तक है आपको क्लियर हो चुका होगा, वो भी हम आपको क्लियर करेंगे, क्योंकि बहुत लोग पूछ लेते हैं क्या अंतर है, तो हम बीएड भी कर लेते हैं, एमएड भी कर लेते हैं, बहुत सा पढ़ लेते हैं, लेकिन शायद इसमें अंतर हम जल्दी से समझ नहीं पाते। उम्मीद करते हैं ये अंतर आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है, कुछ भी कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो आपके डाउट को हम क्लियर करेंगे। इसी से आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आपके भी जो बीएड फर्स्ट ईयर के जितने भी साथी हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि इस समय बीएड की क्लासेस कहीं चल नहीं रही हैं और ये वीडियो उनके लिए बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये सब उनके सिलेबस में बीएड फर्स्ट ईयर का जब पेपर होगा तो काम में आएगा। इसलिए आप उनको, खासकर जो आपके साथी होंगे बीएड फर्स्ट ईयर के, उनको ज़रूर शेयर करिएगा। पसंद आए लाइक करिएगा। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।